हाय स्टूडेंट्स, आई एम बैक। सो आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हम दो पार्ट में करने वाले हैं। वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द अदर पार्ट इज oogenesis. ओके, सो फॉर टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? आई टोल्ड यू, स्पर्मेटोजेनेसिस इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। सी, स्पर्मेटोजेनेसिस में दिस स्पर्मेटो स्टैंड्स फॉर स्पर्म, ओके, और जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। एंड वी नो स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ मेल इज डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। और उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? याद करो, इट वाज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस किसके इन्फ्लुएंस में होने वाला है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसको दो स्टेप में कंप्लीट किया जाता है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस हैज टू स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ठीक है, अब ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स में भी हम तीन स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहला स्टेप आएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन फेज को हम और क्या बोल सकते हैं? माइटोटिक फेज। ठीक है, फिर इसके बाद आने वाला है हमारा ग्रोथ फेज। ठीक है, एंड द थर्ड फेज इज मैच्यूरेशन फेज। एंड मैच्यूरेशन फेज बेसिकली क्या होने वाला है? यहाँ पर मियोसिस होने वाला है। तो ये एक फर्स्ट फेज हो गया, आई मीन फर्स्ट स्टेप हो गया इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। अब सेकेंड फेज जो है हमारा, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, अब ये स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होने वाला है? जो हमने फर्स्ट स्टेप से स्पर्मेटिड्स बनाया है ना, अब वो स्पर्मेटिड्स जो है उसको चेंज किया जाता है इनटू स्पर्म। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस वाज द प्रोसेस बेसिकली जहां पे हम स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ हमें एक चीज तो क्लियर हो गई, स्पर्मेटोजेनेसिस दो स्टेप में होने वाला है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और फिर है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यहाँ पे जो स्पर्मेटिड फर्स्ट स्टेप से बना है उसको फंक्शनल गैमेट में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज स्पर्म। ओके, एंड ऑल्सो ये स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? इफ you remember, sperms are formed inside seminiferous tubules, right? जो TS of testes में हमने spherical structure देखा था, that was seminiferous tubule. Seminiferous tubule में spermatogenesis होता है and spermatogenesis is done under the influence of follicle stimulating hormone. अगर आपको एक और चीज याद हो, जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था, I told you, testes जो है कहाँ इसका डेवलपमेंट होता है? तो testes का जो डेवलपमेंट होता है इन केस ऑफ मेल, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेस्टीज आर फॉर्म्ड इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी, राइट? फिर वो टेस्टीज जो है एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आ जाता है। तो नियरली जब 7 मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड होता है ना, जेस्टेशन पीरियड मतलब प्रेगनेंसी पीरियड, तो 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड में ये जो टेस्टीज है वो डिसेंड होता है इनटू स्क्रोटम बाय इंज्यूनल कैनाल। ओके, सो ये टेस्टीज एक हार्मोन के इन्फ्लुएंस में डिसेंड होता है एंड दैट हार्मोन इज FSH. तो रिमेंबर, FSH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंडिंग ऑफ टेस्टीज फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटम बाय इंज्यूनल कैनाल. ओके, Okay, so let's start with the process of spermatogenesis. Okay, if you remember, जो seminiferous tubule था, seminiferous tubule was lined by germinal epithelium, right? तो ये germinal epithelium पे FSH आके act करने वाला है. So this layer is germinal epithelium, right? So under the influence of FSH hormone ये germinal epithelium meiosis करेगा और meiosis करके हमें क्या बना के देगा? gamete, that is basically sperm. So this was the simple step, right? अब हम इसको डिटेल में करेंगे कि ये एक्चुअली ये प्रोसेस पूरा कैसे चलता है. So germinal epithelium और germ cells. Okay, अब germ cells जो है it is a part of body cells, तो ये obviously कैसा होगा? It is going to be
डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब है विथ डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मियोजेनेसिस। तो वी आर इनटू फर्स्ट स्टेप, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ओके, तो ये जो जर्म सेल है, दिस जर्म सेल विल अंडरगो मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन फेज is the first step in formation of spermatid. Multiplication phase basically क्या, माइटोसिस होगा यहाँ पे। और हमें ये चीज तो पता है, माइटोसिस जो है डिवाइड करके हमें एक सेल से 2 डिप्लॉइड सेल्स देता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कितने और सेल्स आ जाएंगे, 2 सेल्स आ जाएंगे, राइट। फिर से ये 2 सेल्स जो है माइटोसिस करेगा और इससे हमारे पास अब टोटल कितने सेल्स आएंगे, 4, राइट। फिर उसके बाद अगेन माइटोसिस चलता ही रहेगा। सो कंटिन्यूअस डिवीजन, रीडिविजन होता है, जिसके वजह से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, राइट। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है माइटोसिस से बना है ना, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है सबका सेम होने वाला है, दैट इज डिप्लॉइड। ओके, सी अब है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया बना है ना, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट नहीं होते हैं इनटू स्पर्मेटिड्स, सिर्फ कुछ ही होते हैं। सो लेट्स से जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया है, लेट्स से हाफ ऑफ दिस स्पर्मेटोगोनिया, हाफ और लेस और मोर, सो कुछ पार्ट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया है वो एक्ट करने वाला है एज स्टेम सेल्स। ओके, तो एज स्टेम सेल्स एक्ट करके क्या होगा, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया नाउ विल बिहेव एज स्टेम सेल्स। और जो स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके स्पर्म नहीं बनाने वाला है उसको हम बोलते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और स्टेम सेल्स। ओके, अब ये टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया नाउ गोइंग टू एक्ट एज स्टेम सेल्स एंड दे विल डिवाइड एंड रीडिवाइड माइटोटिकली एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है बेसिकली, देखो स्पर्मेटोगोनिया बना है, इसमें से सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया जो है स्पर्मेटिड्स नहीं बनते हैं, सिर्फ कुछ ही जो है स्पर्म बनने के लिए जाते हैं। और जो बचे हुए हैं वो एक्ट करने वाले हैं एज स्टेम सेल्स या फिर टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया कंटिन्यूसली डिवाइड रीडिवाइड करेगा माइटोटिकली एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म मोर स्पर्मेटोगोनिया। ओके, सो ये वाला जो है हमारा, इट इज टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया। ओके, अब ये जो बचा हुआ है, अब ये जो है नेक्स्ट फेज में एंटर करने वाला है एंड नाउ इट इज गोइंग टू फॉर्म स्पर्म, राइट। तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज था, मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद द नेक्स्ट फेज वाज ग्रोथ फेज। अब ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग, द स्पर्मेटोगोनिया विच इज अंडरगोइंग ग्रोथ फेज एंड विल फॉर्म स्पर्म इज नोन एज टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ओके, तो हमारा टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया अब कहाँ जाने वाला है, इट इज गोइंग अंडर ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज में क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया है उनकी साइज बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट्स का एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है, राइट। तो बेसिकली द साइज ऑफ स्पर्मेटोगोनिया हैव बीन इंक्रीज। तो नाउ वी हैव स्पर्मेटोगोनिया जो ग्रोथ फेज अब कंप्लीट कर चुका है। तो ऐसा स्पर्मेटोगोनिया जो ग्रोथ फेज कंप्लीट करके आ चुका है, अब हम उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब क्या होगा, अब लेट्स से मैं यहां ड्रॉ करती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस ओवर देयर। सो दिस इज माय डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अब ये थर्ड फेज ऑफ डेवलपमेंट में जाने वाला है एंड दैट थर्ड फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज नोन एज मैच्यूरेशन फेज। ओके, मैच्यूरेशन फेज में क्या होगा, जो सेल्स अभी बने हैं बेसिकली द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इट इज गोइंग अंडर मियोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे मियोसिस होगा एंड वी ऑल्सो नो दिस बेसिक थिंग, जो मियोसिस है वो 2 स्टेप में होता है, वन इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ओके, मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस, इट इज इक्वेशनल डिवीजन। ओके, तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है अब ये करेगा मियोसिस 1।
ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, इधर हुआ है हमारा मियोसिस 1 एंड वी नो मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन। अब ये रिडक्शनल डिवीजन है तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू हाफ। सो वी हैव हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। फिर अब वापस से ये जो हैप्लॉइड सेल्स है अब ये करेंगे मियोसिस 2, ओके। मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस, यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होगा। सो ये हो गया हमारा अब मियोसिस 2, ओके। सो मियोसिस 2 कंप्लीट करने के बाद अब हम इस सेल्स को क्या बोलने वाले हैं, ये सारे सेल्स जो मियोसिस 2 कंप्लीट कर लिए ये सब हैप्लॉइड है, ओके। बिकॉज वी नो मियोसिस 1 में सबका नंबर हाफ हो चुका था। सो नाउ दिस सेल्स आर नोन एज सीड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है मियोसिस 1 करके अब हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज द वन विच हैज फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर मियोटिक डिविजन। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेगा और अब हम इसे क्या बोलेंगे, spermatids, okay. So these spermatids are basically circular, haploid and नॉन मोटाइल, ओके। तो ये जो अभी स्पर्मेटिड्स बना है ना, दिस इज नॉट अ फंक्शनल स्पर्म। तो अब इसको फंक्शनल टर्न करने के लिए हमें एक प्रोसेस करना है, हमें नहीं, बेसिकली द स्पर्म इज गोइंग टू डू। सो द स्पर्मेटिड्स नाउ विल अंडरगो अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, ओके। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, अब सारे स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सारे अब कन्वर्ट होने वाले हैं मोटाइल मैच्योर स्पर्म्स, राइट। सो नाउ दिस स्पर्म फॉर्म इज अ फंक्शनल sperm, okay. So this was very simple, right. सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लिकेशन फेज में, मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस होगा, जर्म सेल्स डिवाइड रीडिवाइड करके क्या मिलेगा हमें इससे, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ जो है एज अ स्टेम सेल एक्ट करेंगे और कुछ जो है स्पर्म बनने वाले हैं। सो द वन विच इज गोइंग टू एक्ट एज अ स्टेम सेल इज नोन एज टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, और जो आगे जाके स्पर्म बनेगा उसे हम बोलेंगे टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, ओके। फिर हमारा सेकेंड जो फेज आता है इसके अंदर, दैट इज ग्रोथ फेज। फिर उसके बाद इट इज मैचुरेशन फेज। एट द एंड ऑफ मैचुरेशन फेज वी हैव स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स आर नॉट अ फंक्शनल स्पर्म। स्पर्मेटिड अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस एंड इट इज फाइनली गोइंग टू फॉर्म अ फंक्शनल स्पर्म, ओके. Okay, so we have completed spermatogenesis, right? So let us now see what all changes occurs during spermiogenesis, okay? तो spermiogenesis में ऐसा क्या क्या change आता है जिसकी वजह से हमारा spermatid जो है finally convert हो जाता है into functional sperm, okay? So the first change that is seen during spermiogenesis is condensation of nucleus, okay. So condensation of nucleus occurs. What happens in this condensation, जो nucleus है it starts losing RNA and acidic प्रोटीन, ओके. तो अब न्यूक्लियस में इनके लॉस के बाद अगर कुछ बच जाता है, सो दैट इज बेसिक प्रोटीन्स and DNA remains inside nucleus, okay. And next step और क्या होगा इसमें, जो nucleus है, nucleus becomes pointed anteriorly and oval एंड फ्लैट, ओके. जब हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे ना तो उसमें यूल अंडरस्टैंड जो न्यूक्लियस है ना वो थोड़ा ऊपर की तरफ ऐसा पॉइंटेड होता है, ऐसा कर्व शेप्ड, राइट. सो न्यूक्लियस योर बिकम्स पॉइंटेड एंटीरियरली. और थर्ड क्या होने वाला है, जो गोल्गी बॉडीज रखा हुआ है, सो नाउ द गोल्गी बॉडी, दो चीज होती है देखो, गोल्गी बॉडी में द मेजर पार्ट फॉर्म्स एक्रोसोम, ठीक है.
और वी नो एक्रोसोम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. एक्रोसोम के अंदर क्या रखा हुआ है? स्पर्म लाइसिन, बेसिकली द एंजाइम दैट इज गोइंग टू डिग्रेड द वॉल ऑफ ओवम, राइट. स्पर्म लाइसिन कौन सा एंजाइम होता है? वो hyaluronidase. Okay, so hyaluronidase is an enzyme that is द कंपोनेंट ऑफ द एक्रोसोम. ओके, और जो बचा हुआ छोटा सा पार्ट ऑफ गोल्गी बॉडी है वो डीजनरेट हो जाता है. ठीक है, सो स्मॉल पार्ट degenerates and that degenerated Golgi body is known as Golgi rest. Not that important, you just need to remember the acrosome is a modified, it is basically modified from the Golgi body and it contains sperm lysine. Okay, नेक्स्ट और क्या होने वाला है? द कंप्लीट स्ट्रक्चर, जो पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर है, इट इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, एंड और क्या होगा? जो साइटोप्लाज्म है, द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इज लॉस्ट. ओके, फ्यू साइटोप्लाज्म रिमेन्स, very few remains in tail region, otherwise all cytoplasms is generally lost during spermiogenesis. Okay, next क्या होगा यहाँ पे? जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, it is the mitochondria changes as spinal रिदम लाइक स्ट्रक्चर. ओके, स्पाइनल रिदम लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है वो स्पाइरल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा अराउंड द एक्सोनीम. अब ये एक्सोनीम क्या है? जब हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म करेंगे उसमें ये काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो माइटोकॉन्ड्रिया बिकम्स स्पाइरल रिदम लाइक स्ट्रक्चर, एक्सोनीम से पूरा स्पाइरली उसको कवर कर देता है एंड दैट इज नोन एज Neberkin. Okay, so Neberkin is basically the spiral mitochondria around axoneme. Okay, so this was all changes that occurs during spermiogenesis. There is one more thing that we have to complete with respect to spermatogenesis, that is spermiation. ठीक है, spermiation का मतलब क्या है? Spermiation is basically release of mature sperm from सर्टोली सेल. इफ यू रिमेम्बर, जर्माइनल एपिथेलियम के अलावा और एक और सेल्स था, दैट इज नोन एज सर्टोली सेल और नर्स सेल. ओके, सर्टोली सेल. सो व्हाट हैपेंस, यू नो, लेट्स से ये हमारा सेमेनिफेरस टिब्यूल्स मैंने ड्रॉ किया है. इट इज लाइंड बाय जर्माइनल एपिथेलियम और इसके अलावा सर्टोली सेल्स भी हमको बीच में मिल रहे थे, राइट. सो जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है वो ट्रिगर करता है जर्माइनल एपिथेलियम को टू अंडरगो मियोसिस, राइट. तो ये जर्माइनल एपिथेलियम से जो स्पर्मेटिड बनने तक का प्रोसेस है ना, इट इज बेसिकली डन ऑन दिस सर्टोली सेल्स. सो ऑल cells which are under development to form sperm, it is going to embedded, it is going to attached on this Sertoli cells in a band form में. Okay, so ऐसा पूरा ना band of spermatids देखने मिलता है. So basically during germ cell development they get embedded in Sertoli cells. Okay, so once they are matured, मतलब spermiogenesis जब हो जाता है तो जो mature sperm है अब उसको ये lumen में छोड़ दिया जाता है seminiferous टिब्यूल के. ओके, सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज स्पर्मिएशन. तो तीन स्टेप है, तीन चीज है यहाँ पे विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. द फर्स्ट वाज स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस इज कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू फंक्शनल स्पर्म एंड स्पर्मिएशन इज रिलीज ऑफ मेच्योर स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स टू द ल्यूमेन ऑफ seminiferous tubules. Okay, so here we have completed spermatogenesis. In the next part we are going to see the structure of mature sperm. Okay,
So now we know how sperm is formed and what all process or the steps are involved in spermatogenesis, right? अब हम देखने वाले हैं structure of sperm को in detail. If you see this diagram carefully, you'll see 4 parts in the sperm. ये जो ऊपर का part है, this part is known as head and the neck part. ये जो इधर का part देखो depression दिखा रहा है, this region is known as neck. Neck is not that prominent and this part is the middle piece and ये नीचे का part है हमारा टेल पार्ट. ओके, एंड इफ यू सी हमने पढ़ा था स्पर्मियोजेनेसिस में जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा एलिवेट हो जाएगा एंटीरियरली. इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल पॉइंटेड टुवर्ड्स एंटीरियर रीजन, राइट? तो देखो एंटीरियर रीजन में थोड़ा पॉइंटेड है और नीचे से डिप्रेशन दिखा रहा है. तो दिस पार्ट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द genetic material. Okay, next the cap-like structure above the nucleus is known as acrosome. Acrosome has an enzyme that is known as high hyaluronidase or sperm lysine. अगर आपको high hyaluronidase बोलने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, so don't worry, we have another name as sperm lysine. Okay, so the next part that if you see, ये देखो न्यूक्लियस का ये जो डिप्रेशन रीजन है ना, यहाँ पे हमें एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है. दिस स्ट्रक्चर इज known as centriole. Okay, so basically sperm में 2 centriole होता है. One is found in the depression of the nucleus and this centriole is known as proximal centriole. Okay, proximal centriole का काम क्या है? It is going to form spindle. So basically spindle formation occurs from the proximal centriole which is required during first zygotic डिविजन. ओके, सेल डिविजन में आपने पढ़ा ही होगा स्पिंडल फॉर्मेशन का क्या काम है. स्पिंडल फाइबर्स जो है सेंट्रियोल से अराइज होते हैं जिसकी वजह से क्रोमोसोम को अपोजिट पोल्स में खींचा जाता है, राइट? एंड द other centriole is found in the neck region and this centriole is known as distal centriole. Okay, अब ये distal centriole क्या करने वाला है? It is going to give rise to axial filament. Okay, axial filament or axoneme. We know sperm is a motile cell, right? It has motility, मतलब वो move कर सकता है and sperm में that motility is because of this region. Can you see this? This part is known as axial filament और axoneme जिसकी वजह से sperm जो है movement कर सकता है या sperm में motility होती है and this axial filament arises from distal centriole. Okay, उसके बाद जो next part if you could see the spiral mitochondria. Can you see the spiral mitochondria? The spiral mitochondria is around axoneme जो हमने spermiogenesis में पढ़ा था. See, if you see this mitochondria is spirally arranged around the axoneme, right? So this mitochondria is known as Neber कैन. ओके, और इसका काम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज गोइंग टू प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म फॉर मोटिलिटी. अब मूवमेंट करेगा, एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आती है? यही माइटोकॉन्ड्रिया से आती है. ऑल्सो यू नीड टू रिमेम्बर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इफ यू सी दिस सेंट्रियोल, जो हमारे पास सेंट्रियोल है ना, हमें सेंट्रियोल का कॉन्ट्रीब्यूशन आया है फ्रॉम फादर. सो फादर इज द वन जो हमें सेंट्रियोल देता है, मदर नहीं देती है. फादर से क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आने वाला है? न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल का. रेस्ट ऑल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल इज फ्रॉम मदर. मतलब बाकी सारा सेल का पार्ट जो है हमको मदर से मिलने वाला है. ओके, नेक्स्ट अभी सो दिस पार्ट इज नोन एज एक्सियल फिलामेंट और एक्सोनीम. ठीक है, एंड इट हैज अ अरेंजमेंट ऑफ 9+2 माइक्रो टिब्यूल. Okay, so the complete structure is covered by plasma membrane, right? Other than plasma membrane, there are 2 more layers that are found inside the structure of sperm. तो यहाँ से ना anteriorly, ये जो anterior portion है, यहाँ से एक layer निकलेगा and that covering or the layer which surrounds the anterior part of the head of sperm is known as glia. Okay, so glia basically covers anterior part
of the acrosome or the sperm head part. Okay, next एक और layer हमें देखने मिलेगा, and this layer or the membrane covers, can you see this? The membrane covers lower half of the nucleus, and this layer is known as manchat. Okay, so दो layers हमने देखे, glia and manchat. Glia is the layer or the membrane that covers the head or the acrosome anteriorly, and manchat is the one that is going to cover the nucleus from the posterior region. Okay, so this was about sperm, the structure of sperm. अभी एक और additional information मैं आपको दे देती हूँ. जो human male है ना, उसमें दो type of sperms देखने मिलता है. So 2 types of sperm. We know the male is with XY सेक्स क्रोमोसोम, राइट, और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधा होने वाला है, तो आधे आधे सेक्स क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. सो देयर इज बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स और द स्पर्म, द X कंटेनिंग स्पर्म एंड द Y कंटेनिंग स्पर्म. जो X कंटेनिंग स्पर्म है, इट इज नोन एज गाइनास्पर्म. ओके, और जो Y कंटेनिंग स्पर्म है, इट इज नोन एज एंड्रोस्पर्म. ओके, so this was about the structure of sperm. And one more thing I'll tell you, that is viability. See, sperm जो है, after formation of sperm, अभी sperm कितने देर तक और for how much time will it retain the power of fertilization? As soon as the sperm is formed, उसके बाद sperm के पास कितना power है of reproduction, that is known as viability. Okay, so viability is basically the power of fertilization. ठीक है, power of fertilization, or more precisely, for how much time will it retain the power of fertilization. Okay, so retaining power is basically the viability. So it is 24 hours. 24 hours is the period till which the sperm could retain the power of fertilization. Okay, but 24 hours तो उसका power of fertilization है ना, sperm survives more than this. ठीक है, generally sperm after formation can survive about 3 days. ठीक है.